नमस्कार, सलाम, प्रणाम और सुबह खिंडी प्लस न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, देश और दुनिया की टॉप न्यूज लेकर एक बार फिर से हाजिर हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस न्यूज को जानने का सिलसिला। आज की इस न्यूज में जानेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अल्ताफ हुसैन JKREGP की स्कीम के साथ 10 से 15 गाय अपने घर में पाल रहे हैं। ट्रंप बोले वो सऊदी अरब को F-35 जरूर बेचेंगे। बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना को मिली सजा के बाद यूनुस बोले कोई भी कानून से ऊपर नहीं। शेख हसीना ने कहा कि ये एक इल्लीगल सरकार है और ये एक इल्लीगल फैसला है। H-1B वीजा पर एलन मस्क का पहला रिएक्शन। अल्फ अल्लाह यूनिवर्सिटी के 25 ठिकानों पर ईडी मार रही छापेमारी। उमर नबी का ऐसा वीडियो सामने आया जिसके अंदर सुसाइड बॉम्बर को वो सही ठहरा रहा। यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल ने ट्रंप के गाजा पीस प्लान को अडॉप्ट किया और इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स को तैनात करने की अनुमति दे डाली। जी हाँ दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस न्यूज को जानने का सिलसिला। सबसे पहली खबर से जो निकल रही है सऊदी अरब से। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ट्रंप से मिलने के लिए उनके घर व्हाइट हाउस में जाने वाले हैं और उससे ठीक पहले व्हाइट हाउस के एक ऑफिस के अंदर ट्रंप की पत्रकारों के साथ बातचीत होती है, जिसके अंदर ट्रंप से पूछा जाता है कि कहीं आप F-35 की जो सेल है सऊदी अरब को तो नहीं करने वाले। तो इसके ऊपर ट्रंप का पहला रिएक्शन आया है। उन्होंने कहा है कि सऊदी अरेबिया हमारा एक बेहतरीन पार्टनर है, हम अपना F-35 सऊदी अरब को जरूर बेचेंगे। जहां तक खतरों की बात है तो ईरान की सिचुएशन को आप देखिए कि हमने उनके न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को कितना नुकसान पहुंचा दिया है। और इसी के साथ जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर अमेरिका F-35 सऊदी को बेचेगा तो इसकी जो खुफिया तकनीकें हैं वो चीन के हाथ लग सकती हैं, क्योंकि चीन के संबंध सऊदी अरब के साथ बहुत अच्छे बताए जा रहे हैं। लेकिन इसी के साथ एक चिंता ये भी आई है कि सऊदी अरब को F-35 मिलना मुस्लिम कंट्रीज को एक सबसे ताकतवर हथियार देने की तरह एक दिखा जा रहा है। उनका ये कहना है कि ये F-35 इजराइल के साथ मान्यता के ऊपर ही सऊदी अरब को एक तोहफे के तौर पर दिए जाएं, इसके अन्यथा ये F-35 ना दिए जाए। लेकिन ट्रंप ने इजराइल की मान्यता वाली बात का जिक्र नहीं किया, क्योंकि वो एक समझदार नेता हैं और वो MBS के साथ बात करके इन चीज़ों को एक डील करके ही ये बातें एक मीडिया के सामने रखेंगे। यही कारण है कि सऊदी अरब से डील करवाना एक बड़ी चुनौती होगा और इस चुनौती को क्या ट्रंप साहब मनवा सकेंगे, ये देखने वाली बात होगी। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर जो जुड़ी है बांग्लादेश से। बांग्लादेश के अंदर एक सलाहकार सरकार मोहम्मद यूनुस जो चला रही हैं, उसने शेख हसीना की फांसी की सजा को सही बताया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के अंदर आज कानून इतना सख्त है कि कोई भी कितना भी ताकतवर क्यों ना हो वो कानून के दायरे से बच नहीं सकता। मोहम्मद यूनुस का पहला रिएक्शन आया है, जिन्होंने बांग्लादेश की अदालतों को एक बहुत स्पष्टता के साथ अपने कानून का पालन करने के लिए एक जनवाया है। उन्होंने कहा है कि उनकी जो एक फैसले हैं उनकी गूंज देश और बाहर गूंज रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले में सजा और दोष सिद्धि से साबित हो गया है कि कोई भी कितना ताकतवर हो वो कानून से ऊपर नहीं जा सकता। यूनुस ने आगे कहा कि जिन्होंने 2024 के जुलाई अगस्त महीने के संघर्ष में नुकसान उठाया है और आज भी जो उस तकलीफ में जी रहे हैं, उन लोगों के लिए यह फैसला न्यायपूर्ण है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस सजाए मौत की एक फैसले के बाद जो एक वहां पर कोर्ट थी, कोर्ट के अंदर जबरदस्त तालियां पीटी गई थी और सारे के सारे वहां पर लोग एक शेख हसीना के खिलाफ वाले मौजूद थे। ऐसे लग रहा था कि उस कोर्ट को हाईजैक कर लिया गया हो। इसी के बीच शेख हसीना के एक बेटे साजिब वाजिद का एक रिएक्शन आया। उन्होंने इस एक फैसले को अनिर्वाचित, असंवैधानिक, अवैध शासन का ढोंग बताया है। उन्होंने कहा कि ये एक पूरी तरीके से पहले से ही फिक्स था कि 140 दिनों तक बेहद छोटा मुकदमा चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब देश में संसद ही नहीं थी और जो एक सरकार चुनी गई थी, उस सरकार को जब लोगों ने उखाड़ फेंका अपनी ताकत के बल से इल्लीगल तरीके से, तो उसके एवज में यहां पर इस तरीके के एक मानवता के खिलाफ अपराध के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई है। उन्होंने कहा कि यह एक अनिर्वाचित शासन है, सरकार खुद पूरी तरीके से असंवैधानिक, अनिर्वाचित और अवैध है। उन्होंने कहा कि यह लगभग असंभव
संभव है कि इन मुकदमों को तेजी से निपटाया गया है 140 दिनों के भीतर। उन्होंने कहा कि इतनी तेजी से निपटाने के लिए कानूनों में संशोधन कराना होता है जो केवल संसद ही कर सकती है, और अभी बांग्लादेश के अंदर कोई संसद ही नहीं है। बांग्लादेश में मानवता के विरुद्ध अपराध के लिए एक विशेष न्यायाधिकरण ने सोमवार को हसीना को उनकी अवामी लीग सरकार द्वारा मौत की सजा सुना दी थी। इसी के ऊपर दोस्तों भारत के ऑफिशियल भी आए हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट अशोक सजनहार। उन्होंने कहा है कि कोई भी एविडेंस यहां पर प्रेजेंट नहीं किया गया बांग्लादेश की आउस्टर एक पीएम शेख हसीना के खिलाफ, और ये एक इलीगल फैसला है और इसे एक मंजूर नहीं किया जाएगा। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर जो जुड़ी अमेरिका के H1B वीजा प्रोग्राम से। H1B वीजा प्रोग्राम के चलते एक अमेरिका के अंदर नीतियां बदल रही हैं। कभी ट्रंप साहब इसकी फीस बढ़ा देते हैं, कभी कहते हैं कि H1B वीजा के चलते सिर्फ ट्रेनों को हिलाया जाएगा। लेकिन अब एलन मस्क आए हैं, उन्होंने कहा है कि अमेरिका में मेहनत करने वालों लोगों की भारी कमी है। दरअसल मस्क ने दावा किया कि अमेरिका में कठिन परिश्रम शारीरिक श्रम करने वाले लोगों की बेहद कमी चल रही है। उन्होंने कहा कि आज फोर्ड कंपनी के सीईओ जिम फार्ले ने हालिया चेतावनी दी है, जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि कंपनी को 5000 मैकेनिक पद भरने में मुश्किल हो रही है, और इस एक पद की जो सालाना सैलरी है $1,20,000 है, जिससे आप समझ पा रहे होंगे कि अमेरिका में चुनौतीपूर्ण शारीरिक काम करने वाले इस जॉब को अच्छा नहीं मानते हैं। यही कारण है कि अमेरिका एक इतना पैसों वाला देश है। अमेरिका अपने आप को ग्रेट बनाना चाहता है, वो कहता है कि अपने देश में फैक्ट्रियां खोलें और सारी चीजें करें, लेकिन उस एक फैक्ट्रियों के अंदर काम करने के लिए जो शारीरिक मेहनत चाहिए है वो अमेरिका के लोग करने के लिए तैयार नहीं है। यही कारण है कि अमेरिकी लोग ठाठ की जिंदगी जीना चाहते हैं, और इसी ठाठ को लेकर H1B वीजा विवाद निकलकर सामने आ रहा है। खैर दोस्तों, आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलते हैं अगली बड़ी खबर जो जुड़ी है भारत के दिल्ली अटैक से। दोस्तों, हाल ही में आतंकवादी डॉक्टर उमर नबी मोहम्मद का वीडियो निकलकर सामने आया है, जिसने उस वीडियो के अंदर फिदाइन सुसाइड हमले को जायज बताया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस्लाम धर्म को जो मानने वाले लोग हैं वो एक सुसाइड को एक हराम मानते हैं, और इस्लाम के अंदर सुसाइड की कोई अनुमति नहीं दी गई है। और इसी बीच ये जो आत्महत्या डॉक्टर उमर नबी मोहम्मद ने की है, इसके ऊपर ये एक वीडियो निकल कर आया है, जिसके अंदर वो इस्लाम में इसे एक शहादत के तौर पर बता रहा है। यानी कि वो इस तरीके की वीडियो बनाकर लोगों का ब्रेन वॉश करने का काम करता था। और दोस्तों, बताया जा रहा है कि लाल किले के पास इसके एक शूज के अंदर वो एक्सप्लोजिव रखा हुआ था, और जिसे दबाने के बाद वो गाड़ी के समेत ही उड़ गया, और उसके अंदर 13 लोगों की मौत हो गई। दोस्तों, ये डॉक्टर आतंकी उमर नबी ये वीडियो के अंदर इंग्लिश बोलता हुआ सुनाई दे रहा है, जिससे आप समझ पा रहे हैं कि ये टेररिस्टों का जो व्हाइट कॉलर नेटवर्क है कितना आगे बढ़ गया है। यही कारण है कि भारत की सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाने के बजाय अपने देश के अंदर ऑपरेशन सिंदूर को प्रेफरेंस दे रही है, और आए दिन इन आतंकवादियों के खिलाफ बड़े से बड़े एक डेवलपमेंट्स निकलकर सामने आ रही हैं। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर जो जुड़ी है इन आतंकियों से ही। दोस्तों, आतंकी एक नहीं कई थे। इसी के बीच एक महिला आतंकवादी थी जिसका नाम था डॉक्टर शाहीन। बताया गया है कि ये डॉक्टर शाहीन जो थी ये सऊदी, तुर्की और मालदीव के अंदर यात्रा की थी। इससे जुड़े सभी नेटवर्कों को एक खंगाल रही है कि आखिरकार सऊदी, तुर्की, मालदीव जैसे देशों में जाकर ये किन हैंडलरों से मिलती थी, और किन के कहने पर इन्होंने भारत देश के अंदर इतना एक एक्सप्लोजिव का एक ये सारा नेटवर्क खड़ा किया। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर जो किला ब्लास्ट से जो तार जुड़े हैं उन तारों को लेकर ये एक ईडी का कड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। दोस्तों, ईडी की यह छापेमारी आज सुबह 5 बजे से ही शुरू कर दी गई। जांच एजेंसियों को दिल्ली ब्लास्ट और फरीदाबाद से बरामद विस्फोटकों से यूनिवर्सिटी का एक कड़ा लिंक मिला है, जिसके बाद अल्फ अल्लाह के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी बताया जा रहा है। यह कार्रवाई विश्वविद्यालय, उसके ट्रस्टीज और उससे जुड़े व्यक्तियों के खिलाफ चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच का हिस्सा बताया जा रहा है। दोस्तों, जांच एजेंसियों को छापेमारी में पता चला है कि 9 शेल कंपनियां एक ही पते पर रजिस्टर कराई गई थी। जब अधिकारी वहां पहुंचे तो पाया कि ऑफिस में ना तो कोई स्टाफ मौजूद था और ना ही बिजली पानी का कोई इस्तेमाल दिखा। इससे साफ पता लगता है कि इन कंपनियों की जमीन पर मौजूदगी सिर्फ कागजों में ही थी। दोस्तों, कई कंपनियों में एक ही मोबाइल नंबर दिए गए हैं और ईपीएफओ का कोई रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं है। यही कारण है कि अल्फ अल्लाह
यूनिवर्सिटी के ऊपर अब बड़ी गाज गिर सकती है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर जो जुड़ी अब पड़ोसी देश पाकिस्तान से। दोस्तों, भारत की एक सिख महिला जिसका नाम सरबजीत कौर था, वो पाकिस्तान के अंदर जाकर एक नूर हुसैन बन जाती है। दोस्तों, वहाँ पर एक नासिर हुसैन नाम के व्यक्ति से वो शादी कर लेती है और शादी के बाद एक कबूलनामा और इसी के साथ ही एक वीडियो निकल कर आता है जिसके अंदर वो कहती है कि वो नासिर हुसैन को कई सालों से जानती है और सालों से जानने के साथ साथ वो नासिर हुसैन से प्रेम करती है, साथ में वो तलाकशुदा है, इसीलिए वो उससे विवाह करवाना चाहती है, निकाह कराना चाहती है। और फिर एक उधर वकील जो थे, पाकिस्तानी वकील थे, उन्होंने कहा कि आपका विवाह मुसलमान से नहीं हो सकता क्योंकि आप एक सिख महिला हो। तो उसके बाद उन्हें एक कलमा पढ़ाया गया, उनका धर्म परिवर्तन कराया गया और फिर उनका निकाह करवाया गया। वीडियो जारी इसलिए की गई है ताकि लोगों को बताया जा सके कि ये जो सरबजीत कौर है, इसने बिल्कुल सही फैसले के तौर पर अपने होशो हवास में इसने अपना धर्म परिवर्तन करवाया है। दोस्तों, ये वीडियो जैसे निकलकर सामने आई है वैसी दोस्तों तहलका मचा हुआ है क्योंकि ये महिला एक इस बहाने से एक पाकिस्तान के अंदर गई थी कि वहाँ पर वो एक गुरुद्वारों के दर्शन के लिए जा रही है, लेकिन वहाँ पाकिस्तान के अंदर जाते ही एक दिन के भीतर ही ये नासिर हुसैन से मिली और इसने अपना धर्म परिवर्तन कराया और फिर निकाह करवा लिया और अब वहाँ रह रही है। दोस्तों, जांच एजेंसियों और इसी के साथ पाकिस्तान के सोर्सेस के द्वारा बताया गया है कि ये अपने साथ सिर्फ और सिर्फ भारत से कपड़े ही लाई थी। दोस्तों, पाकिस्तान की पुलिस ने बताया है कि कौर ने पाकिस्तान पहुंचने के एक दिन बाद 4 नवंबर को लाहौर से करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित शेखपुरिया जिले के निवासी नासिर हुसैन से निकाह कर लिया था और यह घोषणा की उसने अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म अपनाया है तथा शादी की है। दोस्तों, इस सिख महिला का धर्म परिवर्तन करवाकर मुस्लिम बहुत खुश हैं और वो इसे अपने लिए एक बड़ी जीत मान रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इस शादी की उन्हें इतनी ज़्यादा खुशी नहीं है जितनी ज़्यादा उन्हें खुशी ये है कि एक सिख महिला एक मुस्लिम धर्म के अंदर एक आ रही है, तो इसे वो एक अपने धर्म के प्रति एक बहुत बड़ी पब्लिसिटी मान रहे हैं। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर जो जुड़ी है दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर के युवाओं से। जम्मू एंड कश्मीर का युवा जम्मू एंड कश्मीर रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत अब गौ पालन कर रहा है। दोस्तों, ऐसे ही हैं अल्ताफ हुसैन जो कि डेयरी के ओनर हैं। उन्होंने कहा कि JKREGP स्कीम के चलते उनके पास पहले 4 से 5 गायें थी, लेकिन आज उनके पास 10 से 15 गायें हैं और इन गायों का वो दूध निकालकर डेयरी प्रोडक्शन के चलते बेचते हैं और वो अपना अच्छा रोजगार हासिल कर रहे हैं। इसी के चलते उन्होंने अपनी जम्मू एंड कश्मीर की सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत थैंक यू बोला कि उनकी चलाई हुई स्कीम के कारण वो ये अच्छा रोजगार हासिल कर रहे हैं। उन्होंने अपनी स्टोरी बताते हुए कहा कि वो पहले बेरोजगार थे, घर में खाली रहते थे और उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर की स्कीम के बारे में उन्हें पता लगा और उसके बाद उन्होंने इस एक स्कीम को अपनाया और इतना बड़ी एक डेयरी इंडस्ट्री के ओनर वो बन चुके हैं। और इसी के साथ उन्होंने कहा जम्मू एंड कश्मीर के युवाओं को कि खाली मत बैठिए, कोई ना कोई स्कीम के चलते अपने रोजगार के साधनों को उपलब्ध कीजिए। मेरा नाम अल्ताफ हुसैन है, मैं चक्खड़ के गाँव में रहता हूँ उधमपुर में और मैंने MA की हुई है उर्दू में। तो ये मैंने JKREGP की स्कीम ली है। मैं पहले ऐसे ही घर पे फ्री रहता था, अब फिर मैंने सोचा कि कुछ काम करें, फिर मैंने ये JKREGP की स्कीम ली। उसके तहत मैंने पहले 4 गायें ली, अब मेरे पास 10 से 15 गाय हो चुकी है। अब मैं उससे काम से मैं बिजी रहता हूँ घर पे ही हर वक्त। ये बहुत अच्छी स्कीम है, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है और इससे हमें बहुत का फ़ायदा हुआ है। मैं जम्मू कश्मीर के यूथ से यही अपील करना चाहता हूँ कि आगे बढ़ चढ़ के आएँ, ऐसे कामों में आएँ, नशे से बचें, बुरे कामों से बचें और अपना बिजनेस स्टार्ट करें ताकि बेरोज़गारी दूर हो सके। मैं 4-5 सालों से ये काम कर रहा हूँ और 2 भाई और मेरे साथ ये काम कर रहे हैं। मैं घर पे ऐसे फ्री रहता था, फिर कुछ सोचा कि कुछ काम कर लेते हैं। फिर मुझे भैया ने बताया कि ये स्कीम JKREGP स्कीम के बारे में बताया, फिर मैं गया, ये स्कीम ली, फिर मैंने ये काम स्टार्ट किया। और पढ़े लिखे जो उससे भी मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि बढ़ चढ़ के ऐसे कामों में आगे आएँ, ऐसे काम शुरू करें जिनसे वो अपनी रोज़गार चला सकें और बेरोज़गारी दूर हो सकेगी। और ऐसे कामों में बिजी रहेंगे तो नशे से भी दूर रहेंगे, बुरे कामों से भी दूर रहेंगे और ये बहुत अच्छी स्कीम है। मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ सरकार का, JNK सरकार का, सेंटर की सरकार का भी, जिन्होंने ये स्कीमें चलाई हैं और हम इन स्कीमों का फ़ायदा ले रहे हैं।
बस यही है, अपना काम बढ़ाएंगे। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर जो जुड़ी है यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल से। यूएनएससी ने दोस्तों अमेरिका के द्वारा बैक रेजोल्यूशन को ऑथोराइज कर दिया है, जिसके चलते इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स गाजा के अंदर तैनात की जाएगी। दोस्तों इस काउंसिल के अंदर 13-0 के फेवर से रेजोल्यूशन को वोट किया गया और इस रेजोल्यूशन के अंदर चाइना और रशिया एब्सटेन रहे। दोस्तों ये वोट इजराइल और हमास के पिछले महीने सीज फायर और ट्रंप के 20 पॉइंट के फ्रेमवर्क को माने जाने के बाद ये एक वोट निकल कर आया। काउंसिल का डिसीजन है कि वो इंटरनेशनल लेजिमेसी के चलते ट्रांजिशनल एडमिनिस्ट्रेशन गाजा के अंदर इस्टेब्लिश करने के लिए सहयोग करेगी। दोस्तों इस एक काउंसिल के अंदर वोट की होना और इसे एक ट्रंप की जीत के साथ साथ गाजा के अंदर बड़े ऐतिहासिक बदलाव करने के तौर पर जाना जा रहा है। खैर अब यह देखने वाली बात होगी कि यूएनएससी के अंदर तो ये वोटिंग हो गई है, अब इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के चलते कौन कौन से मुस्लिम देश गाजा के अंदर अपनी सेना भेजेंगे और उसके बाद गाजा का रिकंस्ट्रक्शन, उनकी पुलिस और इसी के साथ हथियारों को छीनकर वहां पर एक अच्छा सिस्टम बनाया जाएगा, इसको लेकर चीजें निकलेंगी। ये अब देखने वाली बात होगी। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।